नेक्स्ट हेडिंग है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है और वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है वो हम लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि वेपर प्रेशर के बेसिस पे हम कैसे सब्सटेंस को क्लासीफाई कर सके। ठीक है, तो दो कैटेगरी में हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। फर्स्ट है वोलेटाइल सब्सटेंस। वोलेटाइल सब्सटेंस किनको बोलेंगे? substance having tendency of vaporization and definite value of vapor pressure at a particular temperature. Generally, liquids are volatile substance, that is P naught x is not equals to 0. वोलेटाइल सब्सटेंस हम किनको बोलेंगे? ऐसे सब्सटेंस जिनकी वेपराइज होने की टेंडेंसी हो, मतलब लिक्विड से किसमें वेपर में कन्वर्ट होने की उनकी क्या हो, टेंडेंसी हो। जो जितना ज़्यादा लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा इजीली, उतने ही ज़्यादा उसके वेपर्स बनेंगे और उतना ही ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी होती है, तो हर एक टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ एक वेपर प्रेशर की उनकी डेफिनेट वैल्यू होगी। तो वही लिखा है, डेफिनेट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। और फिर लास्ट पॉइंट ये लिखा है कि जितने भी लिक्विड्स है, ठीक है, जो भी लिक्विड्स होते हैं, हमें पता है कि कोई हर एक लिक्विड हर एक टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ तो क्या होगा, लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा ही होगा। और जब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो फिर वेपर प्रेशर भी क्या होगा, उसका कुछ होगा। जनरली एग्जांपल की बात करें तो हम H2 वाटर, CH3OH मिथेनॉल, C2H5OH इथेनॉल, C6H6 बेंजीन, ये सब क्या है, लिक्विड फॉर्म में। और लिक्विड फॉर्म में तो हम जनरली बोल देते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अगर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका कोई वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि वो इजीली, ठीक है, लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब कितना कन्वर्ट होगा वो डिपेंड करेगा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, वो लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करेगा। बट हाँ, कि उसका कोई वेपर प्रेशर होगा या नहीं होगा, ये बात हम करें तो होगा। इसलिए हमने लिखा पी नॉट एक्स। पी नॉट एक्स का मतलब हम बता चुके हैं कि पी रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर को, एक्स उस सब्सटेंस का, और नॉट का मतलब है प्योर फॉर्म में। उस सब्सटेंस का प्योर फॉर्म में मतलब वही सब्सटेंस, ठीक है, उसमें कुछ मिक्सचर नहीं। उस लिक्विड का प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होगा वो नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब कभी जीरो नहीं होगा। हर एक टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी वेपर प्रेशर की। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, वॉलेटाइल सब्सटेंस। और जनरली जितने भी लिक्विड्स हैं उन सबको हम वॉलेटाइल सब्सटेंस में कंसिडर करेंगे। सेकेंड है नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस का मतलब क्या है? सब्सटेंस हैविंग नो टेंडेंसी ऑफ वेपराइजेशन एंड जीरो वेपर प्रेशर। इट इज अज्यूम दैट सॉलिड्स आर नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, हमने बोला कि ऐसे जो सब्सटेंस जिनकी वेपराइज होने की कोई टेंडेंसी नहीं होती है, या जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते कभी, ठीक है, तो जो लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे तो उनकी कोई वेपर्स नहीं बनेगी, और वेपर्स नहीं बनेगी तो वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इनकी टेंडेंसी नहीं होती वेपराइजेशन होने की, इसलिए जीरो वेपर प्रेशर। और जनरली हम ये मानते हैं कि जितने भी सॉलिड्स है, ठीक है, जितने भी सॉलिड्स है वो सभी कैसे होते हैं, नॉन वॉलेटाइल होते हैं, क्योंकि वो हर एक टेम्परेचर पे अपने आप सॉलिड से वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं होते। इसलिए हमने लिखा है कि ऐसे जो मॉलिक्यूल्स, ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं जो लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं होते, उनका वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, ये हम मान के चलते हैं। और जनरली क्या, सॉलिड्स को हम इसमें कंसिडर करते हैं। जो हम डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे आसपास जो सॉलिड फॉर्म होते हैं, जिनका हम मान के चलते हैं कि वेपर प्रेशर नहीं होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, पहला एग्जाम्पल है यूरिया। मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, मॉलिकुलर वेट होता है इसका 60। ठीक है, सब चीज़ें मैं इसलिए लिख रहा हूँ बार बार क्योंकि इस चैप्टर में ये कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली बार बार तुम्हें पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल्स में, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में, तो उनका नेचर तुम्हें पता लग जाए, मॉलिकुलर वेट तुम्हें याद हो, ताकि चीज़ें कैलकुलेशन में ईजी हो, ताकि हमारा टाइम बच सके
इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, ठीक है। तो यूरिया सॉलिड फॉर्म में होता है, और सॉलिड फॉर्म में तो अभी हमने उसको कैसे कंसिडर करा है कि जनरली जो भी सॉलिड होंगे वो सारे कैसे होंगे, नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। तो यूरिया भी सॉलिड होता है, तो ये एक नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है। सेकंड एग्जांपल इसका ग्लूकोज लिया हमने। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6 और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 180, ठीक है। तो ग्लूकोज भी सॉलिड फॉर्म में होता है, तो ये भी कैसा होगा, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी याद रखिए 180। तीसरा है सुक्रोज। सुक्रोज होता है C12H22O11, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 342 ग्राम, ठीक है। ये सब क्वांटिटी किसके अंदर है, ग्राम के अंदर है। तो ध्यान रखना कि यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज, ठीक है, बहुत कॉमन है, जो कि बार बार हमसे आगे पूछे जाएंगे, जो आगे के हमारा जो टॉपिक्स चलने वाले हैं उनमें नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट। तो फर्स्ट ये लिखा है मैंने, आइडियली नो सब्सटेंस इज नॉन वॉलेटाइल। इसका क्या मतलब हुआ, अभी तो कंफ्यूज ये होगा कि सर अभी तो बोला कि आपने बोला एक वॉलेटाइल होगा और एक नॉन वॉलेटाइल होगा। हमने बोला जितने भी लिक्विड्स होंगे जनरली सारे कैसे होंगे, वॉलेटाइल, और नॉन वॉलेटाइल में जितने भी सॉलिड्स होंगे वो सारे क्या होंगे, नॉन वॉलेटाइल। लेकिन हाँ, ये हम थ्योरेटिकली इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसी कॉन्सेप्ट पर आगे चलेंगे, लेकिन एक्चुअली कोई भी, भले वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, किसी भी फेस में हो, ऐसा कोई मॉलिक्यूल या ऐसा कोई सब्सटेंस नेचर में नहीं होता जिसका कोई वेपर प्रेशर ना हो। फिर से सुन लेना ध्यान से, नेचर में ऐसा कोई लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंस नहीं होता जिसका वेपर प्रेशर जीरो हो। हर एक सब्सटेंस का कोई ना कोई वेपर प्रेशर ज़रूर होता है। लिक्विड के केस में तो हमें आसानी से समझ में आता है, ठीक है, कि वेपराइज हो सकता है, लेकिन सॉलिड में क्या होता है। तो सॉलिड के केस में अगर मैं बात करूं कि अगर ये जैसे ये पेपर है या ये पेन है जिससे हम लिख रहे हैं और जिसको यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर एक टेम्परेचर पे इनके कोई पार्टिकल्स हमेशा इनके साथ स्टिक करके रहे। फॉर एग्जांपल इस पेपर में ही मैंने मान लिया कि 1 करोड़ पार्टिकल्स है या उसके एटम्स है, उसमें से कोई ना कोई एक पार्टिकल या एक एटम जरूर यहाँ कहीं ना कहीं घूम रहा होगा या निकल चुका होगा। तो जैसे पार्टिकल इसके सरफेस से अलग हुआ तो वो क्या हुआ, एक तरीके से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते वो क्या करेगा, एक वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली मतलब सॉरी कॉन्सेप्चुअली जाओगे तो कभी भी कोई सब्सटेंस ऐसा नहीं होता है जिसका वेपर प्रेशर जीरो। लेकिन हाँ, क्योंकि हम एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ कुछ चीज़ें हम अजम्पशन लेके चलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारी प्रॉब्लम्स आती है और उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देने होते हैं। तो जनरली हम किसी भी लिक्विड को हमेशा वॉलेटाइल मानेंगे और हर एक सॉलिड को, अगर वहाँ पे लिखा हुआ है सॉलिड फॉर्म, तो फिर उसको क्या मानेंगे, वो नॉन वॉलेटाइल होगा। और सेकंड नोट में सिंपली मैंने यूनिट कन्वर्जन दे रखा प्रेशर का जो इस चैप्टर में यूज़ होगा। तो वैसे ही ऑलरेडी हम जानते हैं 1 atm इज इक्वल्स टू 760 mmHg इज इक्वल्स टू 760 टोर इज इक्वल्स टू 1 बार, ठीक है। एग्जैक्ट 1 बार नहीं होता है, 1.11035 होता है, लेकिन हम अप्रॉक्स 1 के बराबर ही लेके चलते हैं। और इज इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं या फिर पास्कल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट कन्वर्जन भी ध्यान रखें, एक बार इसको देख ले और जल्दी से कॉपी कर लें। अब बात करते हैं हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अभी तक हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर का नाम है, और उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन क्या होता है वो हमने देख लिया, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या होता है वो हमने देख लिया, लेकिन अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड की बात की गई है। अभी तक हमने सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात नहीं करी है। नहीं, सॉल्यूशन मतलब उसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिक्स हुए नहीं, ठीक है। तो एक बार फिर से लेक्चर्स को, पुराने लेक्चर्स को ध्यान से देखोगे, नोट्स देखोगे, तो उसमें पता लगेगा कि अभी तक वेपर प्रेशर तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें हमने किसी सॉल्यूशन की बात नहीं करी, प्योर लिक्विड की बात करी है, सब्सटेंस की बात करी। तो अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की। तो इसमें हम दो केस लेंगे, क्योंकि मैंने बोला ये चैप्टर हमारा बाइनरी सॉल्यूशन पे ही चलेगा, एक ही सॉल्यूट होगा जनरली और एक ही सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्वेंट तो इस केस में
क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन में लिक्विड ही होगा, तभी वो लिक्विड सॉल्यूशन बना पाएगा। तो सॉल्वेंट तो लिक्विड ही रहेगा, लेकिन सॉल्यूट दोनों हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। और अभी जस्ट हमने डिफाइन करा है कि लिक्विड होगा तो उसका कोई वेपर प्रेशर होगा, और अगर सॉलिड होगा तो उसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा, नॉन वॉलेटाइल होगा वो। ठीक है, तो इसी पे दो केस हम कंसिडर करते हैं। तो जो फर्स्ट केस है वो हम ले रहे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, दो केस पढ़ेंगे। दूसरे केस में क्या होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट तो वॉलेटाइल होगा ही, लिक्विड फॉर्म होगा, लेकिन पहले केस में हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लिया, मतलब कैसा, सॉलिड होगा जिसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। और केस 2 के अंदर हम वॉलेटाइल सॉल्यूट लेंगे जिसका खुद का भी कोई वेपर प्रेशर होगा। ठीक, तो पहले फर्स्ट केस को देखते हम, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में, ठीक है, ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में अलग अलग बुक्स का अलग अलग कन्वेंशंस होता है और अपने तरीके से कुछ भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने ये कन्वेंशन लिया और मैं थ्रू आउट द लास्ट ये चैप्टर जब तक चलेगा उसमें मैं यही कन्वेंशन अज्यूम करूँगा और इसके अकॉर्डिंग ही चलूँगा। क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन है तो एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, तो सॉल्यूट को हमेशा में बी, जो भी इसके टर्म्स होंगे, मोल फ्रैक्शन, मोल्स, वेट, मॉलिकुलर वेट, जो भी सॉल्यूट का होगा उसको बी से रिप्रेजेंट करूंगा और सॉल्वेंट को किससे, ए से। क्योंकि बार बार सॉल्वेंट इतना बड़ा लिखना और सॉल्यूट लिखने में थोड़ा, ठीक है, टाइम खराब भी होता है और थोड़ा कन्वीनियंट भी नहीं होता है ना, इसलिए सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करूंगा मैं और सॉल्वेंट को ए से। इसके अलावा तुम्हें जो कन्वेंशन मानना है वो मान सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्सेप्चुअली चीज़ें सही रखना बस। तो मैंने कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, तो एक मेरे पास सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करा, सॉल्वेंट को ए से। फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात हम करें इसमें नेचर की, तो जो सॉल्यूट है, नेचर की बात करें तो सॉल्यूट हमने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया कि कैसा है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो ये कैसा है, नॉन वॉलेटाइल, और सॉल्वेंट कैसा होगा, वॉलेटाइल। ये वॉलेटाइल होना जरूरी है या ये लिक्विड होना, वॉलेटाइल से मतलब क्या है यहाँ पे, लिक्विड, नॉन वॉलेटाइल से मतलब क्या है यहाँ पे, सॉलिड। ये लिक्विड होना जरूरी है तभी सॉल्यूशन बन पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट की अगर बात करें हम, तो फिजिकल स्टेट सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो ऑब्वियस सी बात कैसा हो जाएगा, सॉलिड, और सॉल्वेंट वॉलेटाइल है तो ये कैसा हो जाएगा, लिक्विड। ठीक है, ये सब बात अभी हम कर चुके ऑलरेडी। फिर बात करते हैं वेपर प्रेशर की, ये भी हम बात कर चुके कि अगर सॉलिड होगा या नॉन वॉलेटाइल होगा तो वेपर प्रेशर उसका क्या होगा, ज़ीरो, और अगर वो लिक्विड है, वॉलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट को ए माना है तो पी बताता है वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा सॉल्वेंट ए, और नॉट का मतलब है प्योर फॉर्म में, तो वो इसकी पी नॉट ए, इसकी वेपर प्रेशर की वैल्यू हमने मान ली। नेक्स्ट, मोल्स की अगर हम बात करें तो सॉल्यूट के मोल्स हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो मोल्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, तो सब जगह बार बार सॉल्यूट नहीं लिख के बी या ए हम यूज़ करेंगे। सेम मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, एन ए इक्वल्स टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। फिर आ जाता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमें पता है, हमने सब पढ़ लिए सारे टर्म्स। मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट करने के लिए जिस भी कंपोनेंट का है, जिस भी सब्सटेंस का हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, उसके मोल्स न्यूमरेटर में लिखे जाते हैं और डिनोमिनेटर में टोटल सॉल्यूशन में जितने मोल्स है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सबके लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमें बी का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो इसके मोल्स ऊपर लिख दिए हमने न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में दोनों के सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दो ही कंपोनेंट है तो दोनों का समेशन करके हमने लिख दिया। सेम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है जो हमने कैरेक्टरिस्टिक है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए डिफाइन कर लिए फर्स्ट केस के लिए, जिसमें हमारे पास सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है वो सॉलिड फेस में। अब बात करते हैं ये सॉल्यूशन जो हम बना रहे हैं किस तरीके से। हमने यहाँ पर मान लिया कि मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर, ठीक है, बहुत सारे क्या है, लिक्विड फॉर्म के पार्टिकल्स है। तो ये जो मैंने लेयर बनाई है, ये मैंने बनाई है लिक्विड की सरफेस, ठीक है, टॉप लेयर बनाई। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स नीचे भी होंगे, उन्हें मैंने नहीं बनाया, तो मैंने यहाँ लिख दिया ये है लिक्विड फेस में, और ये हमारा क्या है, ए मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, सॉल्वेंट को, तो मैंने लिखा है ये सॉल्वेंट ए है, एक कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट ए ले रखा है।
अब हर एक टेम्परेचर, अभी जो भी टेम्परेचर हो, मान लिया मैंने रूम टेम्परेचर है, तो रूम टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ पार्टिकल्स तो लिक्विड फेस से कहाँ जाएंगे, वेपर फेस में। तो ये वेपर फेस में है, तो मैंने ये लिख दिया वेपर। वेपर फेस में है तो इसका मैंने ये जो वेपर प्रेशर है इसको क्या कंसिडर करा, पी नॉट है, तो मैंने यहाँ लिख दिया ये पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट ए। ठीक है। दूसरा मैंने एक कंटेनर और लिया और उस कंटेनर में मैंने क्या ले लिया, हमारा सॉल्यूट ले लिया। ठीक है, ये सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट की ये टॉप लेयर है, लेकिन सॉल्यूट, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया कि जो सॉल्यूट है वो लिक्विड फेस में नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि सॉल्यूट कैसा होगा, सॉलिड फेस में होगा। तो ये जो सॉल्यूट है ये ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है, तो बहुत सारे पार्टिकल नीचे भी पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो ये नॉन वॉलेटाइल है। इधर रेड एरो जो दिख रहा है, ठीक है, ये एरो ऊपर दिख रहा है, ये मतलब है कि ये वॉलेटाइल है तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। सॉल्यूट भी है, ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे, इसलिए तेरे को कोई वेपर भी नहीं बनाई, ना इनका कोई वेपर प्रेशर मैंने लिखा है। तो एक कंटेनर में मैंने सॉल्वेंट ए ले लिया, एक कंटेनर में मैंने क्या ले लिया, सॉल्यूट बी ले लिया। जब दोनों को मैंने मिक्स करा तो मैं क्या बना रहा हूँ, एक सॉल्यूशन बना रहा हूँ। और सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। और होमोजीनियस मिक्सचर होने से मेरा क्या मतलब है कि ए और बी जो पार्टिकल्स थ्रू आउट द सॉल्यूशन होगा उनका कंपोजिशन सेम होगा, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे वो। ठीक है, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनेगा। तो जब मैंने दोनों को जब मिक्स कर दिया, ठीक है, दोनों को जब मैंने मिक्स कर दिया तो ये फाइनल एक कंटेनर लिया मैंने जिसमें ए, सॉल्वेंट ए और सॉल्यूट बी को क्या करा, मैंने ऐड करा, और ऐड करा तो मेरा क्या बन गया, फाइनल सॉल्यूशन बन गया ए प्लस बी का। अब मैंने बोला कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन होना चाहिए, तो वापस मैंने टॉप लेयर लिखी। तो टॉप लेयर में सिर्फ ए नहीं होंगे या एक साथ ए नहीं होंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म होना है। ठीक है, तो उसमें एक ए का पार्टिकल, फिर बी का, फिर ए का, फिर बी का, इस तरीके से। इसी तरीके से एक पार्टिकल्स को मैं ऐसे कह सकता हूँ, ए का एक पार्टिकल होगा तो इधर सॉल्यूशन के बीच में एक ए का पार्टिकल है तो उसके चारों तरफ बी होगा, फिर बी के चारों तरफ ए होगा। इस तरीके से यूनिफॉर्मली पूरा सॉल्यूशन में क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। अब बात हो रही है कि जब सॉल्यूशन जब हमने बना लिया तो इसमें ए और बी दोनों पार्टिकल है, तो इसमें सिर्फ जो ए पार्टिकल है वो वोलेटाइल नेचर के, तो इनको मैंने क्या कहा, इनके ऊपर एरो बना दिया, मतलब ये वेपराइज हो सकते हैं। लेकिन बी के ऊपर कोई एरो नहीं बनाया क्योंकि ये वेपराइज नहीं हो सकते। ठीक है, ये शायद दिख नहीं रहा होगा, इनके बीच में मैंने बी लिखा है। ठीक है, ये स्मॉल पार्टिकल जो बना रहे थे सॉल्यूट के, इनके अंदर जैसे ए लिखा है वैसे इसके अंदर मैंने बी लिखा है। तो ये जो बी पार्टिकल्स ये नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं, तो ये वेपराइज तो होंगे नहीं। अब यहाँ पे हम प्योर सॉल्वेंट ए देखें तो इनकी टॉप लेयर में सारे जो मॉलिक्यूल्स है, जो सारे पार्टिकल्स है, वो सारे कैसे हैं, वोलेटाइल नेचर के, तो सारे क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे। लेकिन जब सॉल्यूशन बनाया तो उसमें अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर वॉलेटाइल आर रिड्यूसेस। ठीक है, जो पार्टिकल वॉलेटाइल थे उनके नंबर कम हो गए, क्योंकि अब इसमें वो पार्टिकल्स भी आ गए जो नॉन वॉलेटाइल भी। तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उस फाइनल सॉल्यूशन में ऊपर जो वेपर्स बनेगी सिर्फ किसकी बनेगी, ए पार्टिकल की, बी पार्टिकल की तो बनेगी नहीं, क्योंकि बी तो कैसा है, नॉन वॉलेटाइल। अब ये जो वेपर्स बनी है लिक्विड सरफेस के अबाव, ठीक है, ये तो बन जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर, तभी सॉल्यूशन कहलाएगा। इसके अबाव सिर्फ किसकी वेपर्स बनेगी, ए की। अब ए की जो वेपर्स बन रही है वो इसके ऊपर क्या करेगी, कुछ प्रेशर डालेगी, और वही क्या कहलाएगा, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब एक खास बात ध्यान ये रखनी है, जो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ सॉल्वेंट ए के पार्टिकल्स की वजह से होगा। तो मैं इसको कहने के दो तरीके होते हैं, एक तो ये बोल सकता हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा वेपर प्रेशर ऑफ ए या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए इन सॉल्यूशन। क्योंकि अब जो वेपर प्रेशर ऑफ ए होगा सॉल्यूशन के अंदर वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। कम क्या हो रहे, वेपराइज हो रहे। तो वही चीज यहां पर लिखी है कि अब देखो यहाँ पे जो वेपर है उनके वेपर प्रेशर को प्योर सॉल्वेंट के केस में तो मैंने रिप्रेजेंट करा पी नॉट ए, नॉट का मतलब प्योर लिक्विड, ए मतलब वो सब्सटेंस, और पी वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे पी वेपर प्रेशर ही कहलाएगा। सिर्फ ए क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें सिर्फ ए की वजह से वेपर प्रेशर आ रहा, बी की वजह से नहीं आ रहा। और नॉट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये प्योर फॉर्म नहीं, ये किस में आ गया, सॉल्यूशन फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कराएंगे।
अब खास बात इसमें क्या है, एक मैंने चीज़ लिखी है, पी ए इज लेस देन पी नॉट ए। पी ए ये वाला टर्म और पी नॉट ए ये वाला टर्म। अब तुम सोचो थोड़ा सा कि पी ए लेस देन पी नॉट ए क्यों होगा, क्योंकि पी नॉट ए तो क्या प्योर सॉल्वेंट है और इसमें जितने भी पार्टिकल्स है सारे कैसे वॉलेटाइल नेचर के, सारे वॉलेटाइल नेचर के हैं पार्टिकल्स, तो वो क्या हो जाएंगे, इजिली वेपराइज हो जाएंगे। इजिली वेपराइज हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, उसमें इजिली वेपराइज होने पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो वेपराइज हो रहे हैं वो भी बढ़ जाएंगे, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल जो वेपराइज हो रहे हैं वो कम हो गए, तो पार्टिकल जो वेपर फॉर्म होंगे वो भी कम होंगे, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए ऐसा सॉल्यूशन जो कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ होता है, उसका वेपर प्रेशर उस प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो वही चीज मैंने लिखा, पी ए मतलब सॉल्यूशन की बात हो रही है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी नॉट ए मतलब सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन किस केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होगा। ठीक है, एक बार इसको देखें और कॉपी कर ले। ठीक, अब यहाँ पर जो पी नॉट है, ठीक है, वो मैं समझा चुका हूँ उनका मतलब क्या है, बस उनका मीनिंग यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में लिखा। जो पी नॉट ए है वो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, ठीक है, और पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये भी बोल सकते हैं, और वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, ठीक है, या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए इन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बोलने के अलग अलग तरीके हैं। अब यहाँ से आगे, ठीक है, एक लॉ इंट्रोड्यूस हो रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको बोलते हैं राउल्ट्स लॉ, RAULT, ठीक है, एपोस्टोल लगा के S, ठीक है, राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट in the solution is directly proportional to mole fraction of that component in the solution। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो, ठीक है, उसमें जो वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा वो एक भी हो सकता है, हम तो बाइनरी पढ़ रहे हैं, ये सबके लिए दो या तीन जितने भी, अगर जो भी उसमें वॉलेटाइल कंपोनेंट है, उस वॉलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमारा राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट है। उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, राउल्ट्स लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर, ठीक है, वही लिखा है कि पी ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। पी ए है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटाइल सब्सटेंस हमारा सिर्फ ए मतलब सॉल्वेंट ही है। बी हमारा नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है तो इसका बी जो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होगा, जो वॉलेटाइल सब्सटेंस होंगे सॉल्यूशन में, तो सिर्फ हमारे पास यहाँ पर ए है। तो पी का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर जो ए है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के बराबर जो कि उसमें सॉल्यूशन के अंदर है। इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने हटाया तो एक कांस्टेंट लगा दिया के। ठीक है, अब एक कंडीशन मैंने इसमें डाल दी है कि अगर मैं लिख देता हूं इफ एक्स ए इक्वल्स टू 1, एक्स ए इक्वल्स टू 1 मतलब इस इक्वेशन में मैंने एक्स ए की वैल्यू 1 रखी, जैसे यहां 1 रखूंगा तो ये तो हो जाएगा k इंटू 1, और ये जो पी ए है वो क्या बन जाएगा, पी नॉट ए, वही लिखा है मैंने, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए। इसका क्या मतलब है कि ये मैंने बताया था, ठीक है, जब मोल फ्रैक्शन पढ़ा था तब मैंने बताया था कि अगर किसी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन 1 कर दे रहे हो, मतलब क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती है, उसके बराबर भी नहीं हो सकती है, और 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती, ना उसके बराबर हो सकती है।
और अगर 0 हो रही है मतलब वो सब्सटेंस सॉल्यूशन में है ही नहीं, और अगर 1 के बराबर हो रही है मतलब सिर्फ और सिर्फ वही सब्सटेंस है, मतलब वो प्योर सब्सटेंस है। तो XA बराबर 1 है, इसका मतलब क्या है कि अब सिर्फ सॉल्यूशन के अंदर प्योर सॉल्वेंट है। तो XA बराबर 1 रखा, मतलब अब जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर। इसलिए PA इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने, P0A। इसको मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर। तो PA की जगह तो मैंने लिखा P0A के एज इट इज लिखा, और x से जो मैंने 1 कंसिडर करा, ठीक है। ये जो मैंने कंडीशन रखी इसी की वैल्यू रख दी। तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है k की वैल्यू जो हमारा कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पता लगी, क्या आ जाएगी, P0A। तो बस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग फाइनल हमें k की वैल्यू मिल गई। तो हमने यहाँ से हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई, PA एज इट इज लिखा, k की वैल्यू यहाँ से हमें पता लगी P0A होती है वो लिखी मैंने, और XA इसका क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हो उसका अगर हमें वेपर प्रेशर निकालना है तो हमें उस सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर की वैल्यू और उसकी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू अगर हमें पता है तो फिर हम उस सॉल्यूशन के अंदर उसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर की वैल्यू जो कि कांस्टेंट होगी, हमेशा हमें गिवन होगी, हमें याद नहीं रखनी है, और ये मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना होगा या इसके लिए कोई डेटा दे रखा होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से देख लें इसको। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो भी वॉलेटाइल सब्सटेंस होगा उसका वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन के अंदर उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, जो सॉल्यूशन के अंदर उसका मोल फ्रैक्शन होगा। उस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाया तो k लगा दिया कांस्टेंट, और एक कंडीशन रख दी मैंने कि अगर XA की वैल्यू 1 रखिए तो PA की वैल्यू हो जाएगी P0A, क्योंकि 1 रखते ही मोल फ्रैक्शन 1 रखते ही इसका मतलब हो गया कि हमारे पास सिर्फ अब A अकेला प्योर सॉल्वेंट बचा है, अकेला प्योर सब्सटेंस A बचा है, तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, P0A। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो P0A इज इक्वल्स टू k इंटू 1, और यहाँ से हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई तो इस ओरिजिनल इक्वेशन में हमने वापस k की वैल्यू रखी P0A, तो हमें फाइनल इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं हम। अब ये जो इक्वेशन है PA इक्वल्स टू P0A इंटू XA, इसी को मैंने एलोब्रेट करके लिखा है। PA LHS में एज इट इज है, P0 भी, ठीक है। इसको मतलब एक स्टेप स्किप हो गया यहाँ पर, इसके बाद, ठीक है, क्योंकि हमें पता है XA, क्योंकि इस सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है A और B, तो XA प्लस XB दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा, 1, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी सॉल्यूशन में सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 ही होता है, ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन जब अभी हमने पढ़ा था तब। तो यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है, तो XA की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस XB, ठीक है। तो इसको मैंने ब्रैकेट को ओपन करके लिख दिया P0A मल्टीप्लाइड बाय 1, जो कि P0A आएगा, और माइनस P0A इंटू XB वो आएगा, ठीक है। अब बस मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली इसमें साइन चेंज कर रहा हूँ, या तो पूरे को क्या करो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, एक तो ये तरीका, दूसरा इस टर्म को उधर ले जाओ और इस टर्म को इधर ले जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से जब एक्सचेंज करोगे या माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल टर्म हमारे पास आएगी P0A माइनस PA इज इक्वल्स टू P0A XB। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये है, ये भी माइनस हो जाएगा, तो इसको इधर ले जाऊंगा तो मैं ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये, ठीक है। ये भी एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में जो P0A माइनस P है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये पूरा टर्म मतलब है कि प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, LVP भी बोलते हैं शॉर्ट में। और इसी में एक और मॉडिफिकेशन मैं कर दूं, अगर इस P0A को इधर डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो इक्वेशन बन जाएगी मेरी ये। बस क्या करा है, इसको मैं डिनोमिनेटर में लेकर आ गया तो बना P0A माइनस PA डिवाइडेड बाई P0A इज इक्वल्स टू XB। अब ये जो LHS में टर्म बना पूरा का पूरा, इस पूरे टर्म को एक नाम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
और थर्ड पार्ट जो हमारे सॉल्यूशन चैप्टर का है वो मैंने बताया था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का है। और ये उनमें से चार में से एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यही है, ठीक है। तो इसको बाद में डिटेल में और देखेंगे, लेकिन ये इसको आया कहाँ से, डायरेक्ट किससे, वो यहाँ पर मैंने अभी बता दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से तीन इक्वेशन हमें मिली है। एक तो सॉल्यूशन का तुम्हें वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना, तो फर्स्ट इक्वेशन ये। सेकंड, इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा तो ये जो टर्म बना इस पूरे को, डिफरेंस को हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको डिवाइड कर दिया तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये टर्म कहलाता है, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसको एक बार देख ले और नोट कर ले। थैंक यू।